अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हम स्टडी करेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। पहले हम समझते हैं कि एसिड रेन क्या होती है। अगर इसको सिंपली डिफ़ाइन किया जाए तो ऐसी रेन जिसमें एसिड शामिल हो जाए, उस रेन को नाम दे देंगे एसिड रेन का। अब जो नॉर्मल बारिश होती है जिसमें किसी भी किस्म का एसिड या बेस शामिल ना होना, तो उस बारिश की जो पीएच होती है वो होती है 7। पीएच का मतलब 7 का मतलब है वो नॉर्मल रेन है, उसमें किसी भी किस्म का एसिड या बेस शामिल नहीं है। लेकिन अगर उसमें एसिड शामिल हो जाएगा ना, तो उसकी जो पीएच होती है वो लेस देन 7 हो जाती है, 7 से कम हो जाती है। इसलिए उसको नाम दिया जाता है फिर एसिड रेन का, क्योंकि जो 7 से कम पीएच होती है वो एसिड की होती है। तो लिहाजा अब रेन वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन एसिड रेन हैज़ पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4 इट इज़ नोन एज एसिड रेन। जब रेन के वाटर की पीएच 4.2 से 4.2 के दरमियान हो जाएगी, उसको हम नाम दे देंगे एसिड रेन का। तो उर्दू में इसको हम तेज़ाबी बारिश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है, इन 1852 रॉबर्ट एंगस्ट स्मिथ was the first to show the relationship between acid rain and the atmospheric pollution in Manchester, England। सबसे पहले इसको स्टडी किया था 1852 में एक साइंटिस्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। उसने एक रिलेशनशिप बताया था कि जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी वजह से एसिड रेन बनती है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये सबसे पहले इसने बताया था। ही इज़ समटाइम रेफर टू एज द फादर ऑफ एसिड रेन, इसलिए इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो एसिड रेन है ये बनती कैसे है, इसमें प्रोसेस क्या है। तो हम डिस्कस करने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फ़र के कंपाउंड्स बनेंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें कोयला, गैस और तेल शामिल है, इनके जलने से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होता है, क्योंकि ये जब जलते हैं तो वहाँ से कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारी फ़िज़ा को आलूदा करती हैं। These gases SO2 and SO3 are produced due to the presence of sulfur in the fossil fuels। अब इसमें जो दो मेन गैसेस हैं वो हैं SO2 जिसको कहते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस है SO3 जो कि है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ये दोनों गैसेस जो है ना ये फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है ना उनमें होता है सल्फ़र। तो जो सल्फ़र का रिएक्शन होता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो ये गैसेस बन जाती हैं। अगर आप इस रिएक्शन पर गौर करें तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ ये सल्फ़र है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर होता है, और ये ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा में मौजूद होती है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारे पास SO2 गैस बन जाती है। SO2 is converted into SO3 in the presence of oxide of nitrogen of the atmosphere। अगला काम ये होता है कि जो SO2 गैस बनी है ना, फिर ये कन्वर्ट होती है SO3 गैस के अंदर। और ये कन्वर्ट क्यों होती है? वो कन्वर्ट इस वजह से होती है क्योंकि हमारे फ़िज़ा के अंदर नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स मौजूद हैं, यानी इनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो SO2 है ना ये ऑक्सीजन के साथ मज़ीद रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती है SO3 के अंदर। तो ये जो दो गैसेस हैं ना ये मेनली रेन वाटर को बनाने में रोल प्ले करती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो SO3 गैस बनी है ना, ये जो फ़िज़ा में वाटर मौजूद है उस वाटर के साथ ये रिएक्शन करके ना एक एसिड बना देती हैं जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फिर पानी में हल होकर बारिश को तेज़ाबी बना देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने सल्फ़र के ऑक्साइड्स पढ़े थे जिसमें हमने दो पढ़े हैं, SO2 और SO3। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे। Oxides of nitrogen are produced mostly by the direct combination of atmospheric oxygen and nitrogen in the industrial and the domestic combustion processes। अब ये जो हमारी फ़िज़ा है ना इसमें नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है और ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है। तो इन दोनों गैसेस के मिलने से जो गैस बनती है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है, नाइट्रोजन भी हमारी फ़िज़ा में है, ऑक्सीजन भी है, तो इन दोनों के रिएक्शन से ये गैस बनी है NO। They are also produced by the combination of atmospheric nitrogen and oxygen in the presence of lightning। इसके अलावा कहता है कि ये जो गैस है ना NO, ये लाइटनिंग जब बिजली गरजती है ना तो उस बिजली के गरजने से भी ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के दरमियान रिएक्शन हो जाते हैं और NO गैस बन जाती है। Significant amount of nitrogen oxide is produced by the reactions taking place in the automobile engines।
इसके अलावा जो गाड़ियों के इंजन्स होते हैं उनमें जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में भी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है ना ये बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 तरीके स्टडी किए हैं जिसके ज़रिए से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। पहला, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बन सकते हैं, या ये जब हम किसी चीज़ की बर्निंग करते हैं उसके नतीजे में बन सकते हैं, जैसे हम कोयले को यूज़ करें। दूसरा तरीका ये कि अगर बिजली गरजती है तो उससे भी रिएक्शन हो जाता है और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो गाड़ियों के इंजन्स हैं उनके अंदर रिएक्शन की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन सकते हैं। अब ये जो NO बना है ना, ये मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ना कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में। तो हमारे पास ये 2 नाइट्रोजन के मेन ऑक्साइड्स आ गए जो कि हवाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो NO2 बना है ना, ये फ़िज़ा में मौजूद वाटर के साथ रिएक्शन करके 2 एसिड बना देगा, एक HNO3 और एक HNO2। तो ये एसिड भी फिर पानी के अंदर एसिडिटी का बाइस बनते हैं और हमारी जो रेन है उसको एसिड रेन बना देते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एसिड रेन के बनने में 4 गैसेस का मेन रोल है। एक है NO, दूसरी है NO2, तीसरी गैस थी SO2 और चौथी गैस है SO3। थर्ड नंबर पे क्या काम होगा जब ये गैसेस फ़िज़ा में चले जाएंगी ना, फ़िज़ा में मौजूद होते हैं पानी के बुखारात या पानी के मॉलिक्यूल्स। तो ये गैसेस उन पानी के मॉलिक्यूल्स से मिलकर क्या बनाएंगी, एसिड ड्रॉपलेट्स, यानी एसिड के ड्रॉप्स बना देंगी जो कि फिर एसिड रेन की फॉर्म में गिरते हैं। These gases mix with the moisture that is always present in the air to form acid droplets। जब ये गैसेस फ़िज़ा में जाती हैं तो वहाँ पे पानी ऑलरेडी मौजूद होता है, तो ये उस पानी के अंदर हल हो जाती हैं जाके। विंड कैन कैरी दीज एसिड ड्रॉपलेट्स टू ह्यूज डिस्टेंस, और फिर वो बाद में जो एसिड के ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, वो हवा के ज़रिए कई फासलों तक ट्रैवल कर जाते हैं। फाइनली दीज ड्रॉपलेट्स रिटर्न टू द ग्राउंड एज एसिड रेन, और बाद में फिर ये एसिड के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये एसिड रेन की फॉर्म में गिर सकते हैं। एसिड हेल, एसिड के ओले बरस सकते हैं, स्नो बर्फ़ की फॉर्म में ये आ सकते हैं, या इवन धुंध की फॉर्म में भी ये हमारे फ़िज़ा में आ सकते हैं। एसिड रेन लुक्स, फील एंड टेस्ट लाइक क्लीन रेन। कहते हैं एसिड रेन का अगर हम कलर की बात करें, टेस्ट की बात करें और वो दिखती है, महसूस कैसी होती है, तो वो आम रेन की तरह ही हमें दिखेगी। इट्स क्रॉसिंग नेचर काजेज वाइड स्प्रेड डैमेज टू द इन्वायरमेंट, लेकिन जो उसके असरात हैं ना वो मुख्तलिफ होते हैं। आमतौर पर ये हमारी इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ तरह के डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे उसने रिएक्शन अगेन दे दिए हैं, ये हमारी गैसेस जो फाइनली बनी थी, तो ये फ़िज़ा में मौजूद वाटर के साथ रिएक्शन उन्होंने किया, तो एक मेन एसिड ये बन गया और दूसरे 2 एसिड ये बन गए। तो ये एसिड फिर पानी के अंदर हल होके एसिड रेन बना देते हैं। आपकी बुक में ये उसने इमेज भी प्रोवाइड किया जिसमें प्रोसेस थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया। अगर आप देखें तो ये गाड़ियों से यहाँ धुआँ निकल रहा है, इसी तरह ये इंडस्ट्री से भी धुआँ निकल रहा है। अब इनके अंदर कौन सी गैसेज हैं, SO2, NO2, ये गैसेज हमारी फ़िज़ा में चले गई हैं। फ़िज़ा में यहाँ पे मौजूद है बादल, इनके अंदर है पानी मौजूद, तो ये पानी के अंदर हल होकर फिर एसिड रेन की फॉर्म में गिरती हैं ज़मीन पर, और फिर ये एसिड रेन मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरती है, जैसे फॉरेस्ट के अंदर, नदियों के अंदर, और फिर वहाँ पे डैमेज करती है। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के असरात क्या हैं। एसिड रेन काज़िज़ अ नंबर ऑफ़ एडवर्स इफ़ेक्ट, इनके काफ़ी शदीद ख़तरात होते हैं। इट टेंड टू इंक्रीज़ द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ये जो मिट्टी है उसकी तेज़ाबियत में इजाफ़ा करती है। थ्रेटन्स द ह्यूमन्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, इंसानों को और समुद्री जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। डिस्ट्रॉयज़ फॉरेस्ट, जंगलों को तबाह करती है। एंड रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसमें कमी लेकर आती हैं। बिसाइड इट कैन करोड बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, स्टैचूज़, ब्रिजेस एंड रेलिंग्स, इसके अलावा ये मुख्तलिफ इमारतों को, स्ट्रक्चर्स को, मुजस्मों को भी डैमेज करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर एज फॉलोस। अब हम 1 बाय 1 इसके ख़तरात को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सॉइल को, कि मिट्टी को ये क्या नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। अब एसिड रेन में एसिड है, तो जब ये मिट्टी के अंदर शामिल होगी तो उस मिट्टी की जो तेज़ाबियत है उसमें इजाफा कर देगी। इट डिज़ोल्व एंड वाशेज़ अवे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स। अब जब ये मिट्टी पर गिरेगी ना तो वहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, और वो मिट्टी पे जो नमकियात मौजूद है जो प्लांट्स को चाहिए थे, वो नमकियात इस बारिश के पानी में शामिल हो जाएंगे और फिर वहाँ से बहकर दूर चले जाएंगे। इट कैन आल्सो डिज़ोल्व टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज एल्युमिनियम एंड मरकरी विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सॉइल। इसके अलावा कहते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जैसे एल्युमिनियम है, मरकरी, जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं।
तो सॉइल के अंदर इसका मेन डैमेज ये है कि ये मिट्टी की एसिडिटी में इजाफा कर देती हैं, और दूसरे नंबर पे मिट्टी में जो ज़रूरी नमकियात होते हैं प्लांट्स के लिए उनको ये बहा कर ले जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये प्लांट्स को क्या डैमेज करती है। एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। एसिड रेन जो है ना वो ग्रीनरी और जो प्लांट्स हैं उनको डैमेज करती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिड सॉइल। अभी हमने देखा था कि ये जो हमारी मिट्टी है उसमें एसिडिटी ऐड कर देती है, उसमें मज़ीद एसिड ऐड कर देती हैं, तो वो जब एसिडिटी बढ़ जाएगी ना तो प्लांट्स उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकेंगे। ट्री रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंट एरियाज। जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं या जो जंगल होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरख्त होते हैं, उन दरख्तों की वजह से वहाँ पे जो मिट्टी होती है ना वो अपनी जगह पे फिक्स रहती है। इफ़ द ट्रीज़ आर डिस्ट्रॉयड एंड दैन सॉइल इज़ वाश्ड अवे द न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर। अब अगर एसिड रेन की वजह से जो प्लांट्स हैं वहाँ पे मुतासर होते हैं ना तो प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और जो प्लांट अपनी जगह से ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे जो मिट्टी है ना वो भी फिर वहाँ पे बाकी नहीं रहेगी, वो भी फिर मूव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग्स के ख़तरात और सैलाब के ख़तरात में इजाफा हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे एसिड रेन की वजह से सारे जो ट्रीज़ हैं ये मुतासर हुए हुए हैं, और ये जो मिट्टी है ये भी अपनी जगह से उखड़ गई है। तो एसिड रेन फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। तीसरे नंबर पे इसका डैमेज है एक्वेटिक लाइफ। जो आबी मखलूक है, पानी के अंदर मखलूक है, उसको क्या डैमेज करती है। एसिड रेन फॉल्स इनटू ड्रेन्स, स्ट्रीम्स, लेक, मार्शेस, रिवर एंड डैमेजेस द एक्वेटिक लाइफ। अगर ये किसी नदी पे होती है, किसी दरिया पे होती है, समंदर पे होती है, तो वहाँ पे ये पानी में शामिल होकर पानी को भी एसिड बना देगी। एसिड रेन कैन मेक वाटर टू एसिडिक फॉर द एनिमल्स टू लिव इन। अब जब पानी में एसिड का इजाफा हो जाएगा, पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो पानी के अंदर जो मखलूक हैं वो उस पानी को यूज़ नहीं कर पाएंगी। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स एंड रिवर्स नो लॉन्गर हैव फिश। और वहाँ पे खसूसन जो फिशेस मौजूद हैं उनको ये ज़्यादा डैमेज करेंगी। जब वो फिशेस वो पानी ड्रिंक करेंगी तो उनकी बॉडी उससे डैमेज होगी और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो सकती है। अगला इसका डैमेज है ह्यूमन हेल्थ। इंसानों की सेहत को ये कैसे डैमेज करती है। द एसिडिफिकेशन ऑफ द सरफेस वाटर डज नॉट इफेक्ट द लाइफ डायरेक्टली, हाउएवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच्ड फ्रॉम द सॉइल कैन पोल्यूट लैंड वाटर सप्लाईज एंड डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ। बेसिकली वो इस पैराग्राफ में ये बात कर रहा है कि जब ये तेज़ाबी बारिश होती है ना सरफेस वाटर पे, सरफेस वाटर का मतलब है जैसे समंदर हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुँचाता इंसानों को, एनिमल्स को। लेकिन जब वही रेन वाटर वहाँ से बहता हुआ मिट्टी के अंदर चला जाता है ना तो ये मिट्टी में मौजूद नुकसानदेह केमिकल्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है, और फिर ये वापस से जब उनके अंदर जाता है ना लेक्स के अंदर, और फिर जब इंसान इसको पीते हैं या एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं तो फिर ये उनको डैमेज पहुँचाता है उनकी हेल्थ को। यहाँ पे उसने एक वर्ड मेंशन किया है लीचिंग। लीचिंग से मुराद एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब रेन वाटर मिट्टी के अंदर जाता है ना तो ये मिट्टी में मौजूद नुकसानदेह केमिकल्स को अपने अंदर शामिल कर लेता है, और फिर ये केमिकल्स रेन वाटर के ज़रिए बहते हुए दोबारा से ऐड हो जाते हैं समंदरों में, लेक्स के अंदर। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है लीचिंग का। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया है रेन वाटर का इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर में, ज़राअत के शोबे में इसका क्या असर है। क्रॉप्स आर लेस इफेक्टेड बाय द एसिड रेन दैन फॉरेस्ट। पहले भी बात कर रहा है कि जो फसलें हैं उस पर एसिड रेन का असर कम है, जबकि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पे इसका असर ज़्यादा है। फार्मर्स कैन प्रिवेंट एसिड रेन डैमेज बाय मॉनिटरिंग द कंडीशंस ऑफ द सॉइल। जो किसान है वो अपनी मिट्टी की देखभाल कर सकते हैं और उसमें एसिडिटी को चेक कर सकते हैं। एंड व्हेन नेसेसरी एडिंग क्रश लाइम टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। और जब ज़रूरत पेश हो तो उस मिट्टी के अंदर वो एक कंपाउंड ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है लाइम CaO, ताकि उस मिट्टी में अगर एसिड शामिल हो गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। लास्ट इफेक्ट उसने डिस्कस किया है ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर जो इंसानों ने बनाया उसमें इमारत भी शामिल हो सकती हैं, मुजस्मे भी शामिल हो सकते हैं, कोई तारीखी जगहें उसमें आ सकती हैं। एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन मेटल। कहते हैं ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर इंसानों ने बनाया है मेटल्स के और स्टोन्स के, जब उन पर ये तेज़ाबी बारिश होती है ना तो उनको ये काफ़ी अफेक्ट करती है, उनके वो कलर में चेंज लेके आ सकती है, या उसके अंदर जो मार्बल यूज़ हुआ है उसको वो नुकसान पहुंचा सकती है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक पार्थेनॉन इन एथेंस ग्रीस एंड द ताज महल इन आगरा इंडिया आर डिटोरेटिंग ड्यू टू द एसिड रेन। यहाँ पर उसने दो तरीकी इमारत को मेंशन की है। जब उन पर बार बार एसिड रेन हुई है ना तो उन इमारत की जो खूबसूरती है वो भी मुतासर हुई है,
और उनका कलर भी फेड होना शुरू हो गया है। एक ये इमारत उसने मेंशन की है पार्थेनॉन, जो कि ग्रीस के अंदर है, और दूसरा उसने ये ताजमहल को मेंशन किया जो कि इंडिया के अंदर है। अगर आप ताजमहल को देखें तो पहले ये इस तरह का हुआ करता था, लेकिन बार बार जब तेज़ाबी बारिश हुई है इस पर, इसकी वजह से इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, कलर इसका अब थोड़ा सा येलोविश हो गया। तो ये एसिड रेन के असरात हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मुजस्मे होते हैं, उनको भी एसिड रेन ने डैमेज किया हुआ है। नेक्स्ट उसने आपके टॉपिक के साथ 2 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच एसिड आर मेड व्हेन SO2 एंड NO2 डिजोल्व इन रेन। उसने यहाँ पे 2 गैसेस लिखी हैं, SO2 और NO2। जब ये पानी में शामिल होती हैं या बारिश के पानी में शामिल होती हैं तो कौन सा एसिड बनता है। ये हमने भी डिस्कस किया था कि SO2 जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ मिलके SO3 बनाती है, और वो SO3 फिर पानी के अंदर शामिल होकर H2SO4 बनाती है, और इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी गैस हमने देखी थी NO2, जब वो पानी में शामिल होता है तो वो बनाता है HNO3, उसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और दूसरा एसिड है HNO2 जिसका नाम है नाइट्रस एसिड। तो ये 2 एसिड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन्स टू द सॉइल इफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन। वो कह रहा है कि अगर दरख्त हैं उनको एसिड रेन की वजह से डैमेज होता है तो उससे वहाँ की मिट्टी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब एसिड रेन की वजह से दरख्त मुतासर होते हैं तो वो मिट्टी यार अपनी जगह पे नहीं रहती, वो फिर स्लाइड कर जाती है। इफ़ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड रेन द सॉइल विल बी वॉश्ड अवे स्पेशली इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। जब ट्रीज डैमेज होंगे एसिड रेन की वजह से तो जो मिट्टी है वो भी फिर साथ में बह जाएगी। स्पेशली जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात बढ़ जाते हैं। वेयर द ट्री रूट्स यूजली होल्ड द सॉइल टुगेदर, और वो सॉइल अपनी जगह पे दरख्त नहीं रखी होती है, लेकिन वो दरख्त जब वहाँ से उखड़ गया तो वो मिट्टी भी वहाँ से वाश अवे हो जाती है। दिस प्रिवेंट द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द ग्रोइंग देयर, और जब वहाँ पे मिट्टी नहीं रहेगी तो नए प्लांट्स भी वहाँ उग नहीं पाएंगे। तो ये सारे एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स होते हैं। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।